हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज आपके पास दूसरे लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन से आगे, जहां अपन देख चुके थे लेवोजियर के बारे में। अपन बात कर चुके थे लेवोजियर के क्लासिफिकेशन में क्या था। उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया, धातु और अधातु। लेकिन उसने जगह नहीं छोड़ी उपधातुओं के लिए, फेल हो गया। उसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था प्राउट। प्राउट ने कहा कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए प्रत्येक तत्व का जो परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन कुछ तत्वों के भिन्नांक परमाणु भार है, तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन प्राउट नहीं दे पाया, तो यहाँ पे प्राउट फेल हो गया। फिर तीसरे क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन आया था वो थोड़ा सटीक था, डोवेराइनर। उसने उस समय जितने भी एलिमेंट ज्ञात थे उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और बोल दिया तीन तीन के समूह बनाए कि बीच वाले का परमाणु भार अन्य दो का औसत होता है। लेकिन तीन ही ट्राइड वो खोज पाया, हालांकि और भी थे उसकी आउट सारणी में ट्राइड, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो तीन ही बना पाया था। और डी और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, वहां फेल हो गया था। उसके बाद में दूसरा सटीक मॉडल है डवेराइनर, 1817 में आया। उसके बाद में सीधा 1865 में आया आपका कौन सा, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। उसने भी उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखे और बताया कि प्रत्येक आठवें का जो गुण होता है वो पहले से मैच करता है, मतलब कि जिस प्रकार एक संगीत में आठवां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। तो इस आधार पर आपका न्यूलैंड आया, लेकिन वो भी अप टू कैल्शियम तक सही था। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए वो भी फेल हो गया। इसके अलावा इनर्ट गैसेस जैसे डिस्कवर हुई उस समय भी वो फेल हो गया। समझ रहे हैं आप चीजों को, क्योंकि अब आठवें की बजाय नौवां था जो सिमिलर रख रहा था पहले से प्रॉपर्टी। जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको वर्कशीट के करने के लिए, अपन उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए थे। एक्सरसाइज फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा डाबेराइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है। तो डाबेराइनर के 3 त्रिक थे, एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिल्कुल ये ट्राइड था। दूसरा आपको दिया है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बिल्कुल ये भी ट्राइड था। थर्ड आपको दे रहा है क्लोरीन, अच्छा डाबेराइनर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बिल्कुल ये भी ट्राइड था। फोर्थ आपको दे रहा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बिल्कुल ये ट्राइड नहीं था। आप इसको अपने हिंट से भी देख सकते हो, 11, 19 और 37। यहाँ अंतर 8 का है, यहाँ अंतर 18 का है, तो ये इक्वल है ही नहीं। तो फोर्थ आंसर। और हालांकि डाबेराइनर की बात की तो डाबेराइनर के तो ये 3 ही ट्राइड थे। फिर एक आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 6, न्यूलैंड का अष्टक नियम निम्न के लिए लागू नहीं होता। ध्यान से समझना, क्वेश्चन लागू नहीं होता। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन पे बिल्कुल लागू होता है। दूसरा फ्लोरीन क्लोरीन बिल्कुल लागू होता है। तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन, ये वाला यहां लागू नहीं होता क्योंकि अप टू कैल्शियम तक ही ये सही है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 35, 20 परमाणु क्रमांक तक ही सही है ये। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विकल्प अष्टक नियम की पालना करता है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन पहला ही पालना करेगा। दूसरे वाला कह रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये गुण तो समान है लेकिन ये नहीं, अप टू कैल्शियम तक ही लागू होता है, तो इसलिए ये गया। हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम, तो हाइड्रोजन को तो हेलोजन के साथ रखा था, ये भी गया। बोरॉन एल्यूमिनियम ये सही है, लेकिन गैलियम अप टू कैल्शियम तक ही ये सही है, गैलियम आ गया 31 नंबर पे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया। ये आपके 3 क्वेश्चंस थे। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं लोथरमेयर के क्लासिफिकेशन की और मेंडलीव की। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान रखना। इनको 18 हूं मैं। फर्स्ट आता है लोथरमेयर क्लासिफिकेशन। लोथरमेयर का जो क्लासिफिकेशन है वो 1869 में आया था, मतलब न्यूलैंड के 4 साल बाद ही आ गया भाई, बिल्कुल सबर नहीं थी, इसको जल्दी आ गया। हालांकि ये काफी सटीक मॉडल है,
लेकिन इसकी भी एक ऐसी कमी है जिस वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। लोथरमेयर ने पहला वो मॉडल है जिसने ये कहा था कि तत्वों के गुणधर्म है ना वो परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। लोथरमेयर ने उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा और उनके परमाणु भार और परमाणुीय आयतन इनके बीच उसने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो इसी पे टिका हुआ है लोथरमेयर का क्लासिफिकेशन। तो इसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोथरमेयर ने उस समय ज्ञात एलिमेंट्स हेतु परमाणुीय भार व परमाणुीय आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। परमाणुीय भार और परमाणुीय आयतन के बीच क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और कहा जो तत्व ग्राफ में समान स्थान घेरते हैं उनके गुणधर्म भी परस्पर समान होंगे। उसने कहा कि जो समान जगह घेरेंगे उनके गुण भी समान होंगे। और उसने एक ग्राफ बनाया। कैसा बनाया, एक तरफ तो उसने ले लिया परमाणुीय आयतन, ये तो आ गया परमाणुीय आयतन वॉल्यूम, और एक तरफ उसने बात की परमाणुीय भार, ये आ गया परमाणुीय भार ए। तो ग्राफ उसका कुछ इस प्रकार से आया। हालांकि ग्राफ काफी डिफिकल्ट था वो, मैं सिंप्लीफाई लिख रहा हूं थोड़ा इसको। कुछ इस टाइप का सा ग्राफ था। तो इस ग्राफ की जो पीक पॉइंट थी उस पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ऐसे आ गए। मतलब है शीर्ष भाग पर कौन आया, क्षार धातु। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। तो चार धातुएं तो उस ग्राफ के पीक पॉइंट पे आए। फिर जो उसका अवरोही भाग था डिसेंडिंग, उस पे आए आपके क्षार मृदा धातु। जैसे यहां बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। तो दूसरा कौन सा आया, अवरोही भुजा। मतलब जो भुजा नीचे की तरफ आ रही है ग्राफ की, अवरोही भुजा। अवरोही भुजा पर कौन आए, क्षार मृदा धातु। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, ये उपधातु सॉरी उभयधर्मी है, उभयधर्मी धातु। अतः इसे क्षार मृदा धातु में शामिल नहीं करते, क्षार मृदा धातु में शामिल नहीं करते।
काफी इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी करेंगे ये बात। मतलब बेरिलियम क्या है कि उभयधर्मी है, मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन करती है और बेस से भी, इसलिए इसको सिर्फ क्षारीय बोलना गलत होगा। और यही कारण है जब भी क्षार मृदा धातुओं की बात होती है तो बेरिलियम को उसमें से अलग रखा जाता है। तो ये अवरोही भाग पे थे। एक थी आरोही असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट पे पोजीशन मिली हेलोजन्स को, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जो आरोही बुझाती, उस पे कौन आ गए, हेलोजन, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लियर। फिर उसके बाद में बॉटम पार्ट जो बच गया, बॉटम पार्ट, जैसे यहां कौन आ जाए, बोरोन आ जाए या पोटेशियम, और ये इनके बाद में कौन आगे थे, स्कैंडियम आ जाए, टाइटेनियम आ जाए, समझ रहे हो, सिलिकॉन आ जाए, ये। तो जो अवरोही भाग है बॉटम भाग, मतलब कि गर्त भाग, गर्त भाग, जो गर्त वाला भाग है वहां जगह आई उपधातु व संक्रमण धातु की। उपधातु में जनरली कौन कौन है ये आप ध्यान रखो, सिलिकॉन आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, टेलुरियम आ गया, पोलेनियम आ गया, मेनली ये है उपधातु। इनको जगह मिल गई कहां पर है, बॉटम पर जगह मिल गई। लेकिन इस सिद्धांत में कमी थी भाई, इस प्रिंसिपल में कमी थी। कमी क्या थी, प्रत्येक तत्वों की ग्राफ पर स्थिति याद रखना प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं है, आसान नहीं है, कर भी ले तो याद। और तत्व पहले तो कम थे लेकिन धीरे धीरे नंबर भी तो बढ़ते गए ना एलिमेंट के। अब यही थोड़े ही एलिमेंट है, इनके अलावा निकोजन भी है, चालकोजन भी है, उनकी पोजीशन भी नहीं इनमें थी, तो सबकी पोजीशन याद रख पाना संभव नहीं था। हालांकि पोजीशन उसने सबको दी थी, लेकिन कुछ एक है जैसे हाइड्रोजन हो गई, इनर्ट गैसेज हो गई, उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया सही तरीके से। तो ये कुछ एक कमियां थी लोथर मेयर की। मेन कमी तो यही थी कि याद रखने की वजह से फेल हो गया ये, कि इसको याद नहीं रख पा रहे थे, इसलिए चलो ये मॉडल फेल है, इसी चीज के लिए इसको क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। बात आ गई होगी समझ में। फिर 1869 में ही इसके तुरंत बाद में आपका आ गया मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेंडेलीव के पढ़ते हैं। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा रहा हूं। अब आता है मेंडेलीव्स पेरियोडिक टेबल। ये भी 1869 में ही आई थी।
और जितने भी मॉडल आए थे अब तक उनमें से सबसे बेस्ट मॉडल यही है, और जो लगभग समान है अपनी आधुनिक आवर्त सारणी के। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। मेंडेलीव को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल। मैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पेरियोडिक टेबल की। फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल कौन है? मेंडेलीव्स। मेंडेलीव पहला मॉडल था जिसने ये कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडेलीव ने क्या किया? मेंडेलीव्स ने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म में उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भार के क्या बताए? आवर्ती फलन बताए। ये मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। और क्या किया उस समय? जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडेलीव्स ने उस टाइम पर ज्ञात सभी एलिमेंट्स को उनके परमाणुीय भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इसके लिए उसने एक आवर्त सारणी बनाई जिसमें 736 पंक्तियां रखी। मेंडेलीव्स की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें आवर्त कहते हैं। उन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा? आवर्त। 8 उसने क्या रखे? ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलमन रखे, जिनको कहा गया वर्ग समूह। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुल 8 वर्टिकल समूह रखे, जिन्हें वर्ग कहते हैं। इन 8 समूहों में इन 8 समूह में से 7 समूह को दो दो उपवर्गों में विभाजित किया तथा
8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया। कितने उपवर्गों में? 3। ऐसे टोटल कितने हो गए? 7 से 14 तो वो हो गए। 8वें को 3 में, 14 और 3 17। लेकिन उसकी आवर्त सारणी में तो 18 वर्ग थे। वो कैसे थे कि मेंडेलीव ने जब मॉडल दिया था तब इनर्ट गैसेज नहीं थी, लेकिन जैसे इनर्ट गैसेज आई उसने एक जीरो ग्रुप और जोड़ दिया। ऐसे मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें कुल 18 वर्ग थे। तो मैं ये कह सकता हूं मेंडेलीव के टाइम इनर्ट गैस अब्सेंट नहीं खोजी गई थी। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस की खोज हुई, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जीरो वर्ग, शून्य वर्ग और जोड़ दिया। इस प्रकार मेंडेलीव्स की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्तें व 18 वर्ग उपस्थित थे, जो कि लगभग समान है अपनी आधुनिक आवर्त सारणी के। बात आ गई क्या समझ में? इसीलिए इसको फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता इसको। मतलब कि अपनी जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर सी थी है। क्लियर? मेंडेलीव ने ये क्लासिफिकेशन वर्गों के कैसे किए, इसकी भी अपन अभी बात करते हैं। मेंडेलीव ने क्या किया, उस समय जितने भी तत्व थे उनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई और उनकी संयोजकता के आधार पर 8 ग्रुप बनाए थे। मेंडेलीव ने उस समय उपस्थित एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाकर बने ऑक्साइड के आधार पर वर्ग निर्धारित किए थे। उस आधार पर वर्ग बनाए थे। कैसे बनाए थे इसकी बात भी अपन अभी करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखते हैं इसको आगे। तो देखिए आइए बात करते हैं। मेंडेलीव ने क्या किया, उस समय जो भी तत्व ज्ञात थे उनके ऑक्साइड बनाए। तो उसको ऑक्साइड मिले एक तो M2O टाइप के, एक ऑक्साइड मिले MO टाइप के, कुछ ऑक्साइड उसको मिले M2O3 टाइप के, कुछ ऑक्साइड मिले MO2 टाइप के, कुछ ऑक्साइड मिले M2O5 टाइप के, कुछ ऑक्साइड मिले MO3 टाइप के, कुछ ऑक्साइड मिले उसको M2O7 टाइप के,
कुछ एक थे जो MO4 टाइप के थे, उनकी बात आगे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के ऑक्साइड बनाए, उनमें वैलेंसी +1 हो गई, ये +2 हो गई, ये +3, ये +4, ये +5, +6 और ये हो गया +7। अब इस प्रकार के जो बनाए उसको तो उसने कहा पहला वर्ग, इसको कहा दूसरा वर्ग, ये उसने बनाए तीसरे वर्ग, ये बना दिया चौथा वर्ग, 5 आए उसको बोल दिया पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ऐसे 7 हो गई। ये इसमें कौन कौन आए, जैसे देखो इस टाइप के ऑक्साइड कौन बनाता है, लिथियम, सोडियम, इसी प्रकार के बनाते हैं ना, तो Li2O, Na2O, समझ रहे हो ना आप चीजों को, यही तो बनाते हैं ना इस प्रकार के ऑक्साइड। आप इन ऑक्साइडों का ध्यान रखो थोड़े। तो यहां पे कौन कौन आ गया, जैसे लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, जैसे इसमें कौन आ गया, बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, इसमें कौन आ गया, बोरॉन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, यहां पे कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया, यहां पे कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गई, सल्फर आ गई। ऑक्सीजन हालांकि ऐसा ऑक्साइड नहीं बनाता है, और फ्लोरीन भी ऐसा ऑक्साइड नहीं बनाता है, लेकिन जैसे क्लोरीन आ गया, ये एलिमेंट उसने बनाए। अभी इसके बाद में क्या किया, जैसे सोडियम आया उसने 2 उपवर्ग बना दिए, उसने 7 को 2-2 उपवर्गों में बांटा था ना, एक तो हो गया फर्स्ट ए और एक आ गया आपका सेकंड ए। इसमें तो कौन आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया, और यहां पे कौन कौन आ गए, कॉपर आ गया, Ag आ गया, Au आ गया, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सिक्का धातु। इनको अपन क्या बोलते हैं रे, सिक्का धातु। और ये क्या है, क्षार धातु। ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। और ये उसकी कमी भी है मेंडलीव की, कि जैसे एक ही वर्ग है, पहले ही वर्ग में अलग अलग गुणधर्म वाले एक साथ आ गए, इनके ऑक्साइड तो एक जैसे हो गए, जैसे ये K2O बनाता है, ये Cu2O बनाता है, ये Ag2O बनाता है, तो ऑक्साइड तो ये एक जैसे बना रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत कम क्रियाशील है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो प्रकृति इनकी भिन्न हो गई कि नहीं हो गई, तो अलग गुण वालों को एक ही वर्ग में रख दिया, ये इसकी कमी भी थी। बात आ गई क्या समझ में। ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम आया, तो मैग्नीशियम से एक तो उसने बना दिया सेकंड, और दूसरा बना दिया 2 उपवर्गों में बांट दिया सेकंड भी। इसमें कौन कौन आ गया, जैसे कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, बेरियम आ गया, यहां कौन आ गया, जिंक आ गया, कैडमियम आ गया, और मरकरी आ गई। ये तो मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। ये आपके कौन है, 4 मृदा धातु आ गई। ये आपके कौन आ गए, असंक्रमण धातु आ गई। ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। आए कि नहीं आए। ऐसे ही जैसे एल्यूमिनियम आया, Al2O3 बनाता है कि नहीं बनाता, तो इसको भी 3 भागों में, थर्ड ए और एक आपका थर्ड बी। एनसीईआरटी में थोड़ी सी कमी है भाई, थर्ड बी इनको कहा गया है गैलियम, इंडेनियम, थैलियम, लेकिन ये थर्ड है, ये ध्यान रखना आप। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना आप, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंट है। थर्ड बी की बात करूं तो थर्ड बी में कौन आएंगे, स्कैंडियम आ गया, ये ट्रिबियम आ गया, लेंथेनम आ गया, ये इसके अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। वैसे ही जैसे सिलिकॉन के बाद में फोर्थ ए और फोर्थ बी, इसमें कौन कौन आ गए, जर्मेनियम आ गया, टिन आ गया, लेड आ गया, इधर कौन आ गए, टाइटेनियम आ गया, जर्कोनियम आ गया, HF आ गया। वैसे ही
फॉस्फोरस की बात करें तो ये आ गया 5th A और इसके बाद में ये 5th B। ये कौन कौन है? इसमें कौन आ गए? वेनेडियम। वेनेडियम के नीचे कौन आ गया? ये क्लियर। वैसे ही अपन बात करें किसकी, इसकी सल्फर, तो यहां से कौन आ गया? 6A और 6B। 6A में कौन कौन आ गए? सिलेनियम आ गया, टेलुरियम आ गया, पोलेनियम आ गया। इधर कौन आ गए? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। यहां पे कौन आ जाएगा? मोलिब्डेन, टंगस्टन, ये यहां आ जाएंगे। फिर जैसे इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 7th A और 7th B। 7th A और 7th B। 7th A में कौन कौन आ गए? ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ये आ गए। इधर कौन आ जाएंगे? मैग्नीज आ जाएगा, टेक्नीशियम आ जाएगा, ये आ जाएंगे। समझ रहे हो? फिर उसके बाद में कौन सा आया? एर्थ। एर्थ को शुरू से ही 3 उपवर्गों में बांट दिया उसने, 1, 2 और 3। कौन है? पहले में तो आ गए आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3। आर्यू, RH, ऑस्मियम, इरेडियम और प्लेटिनम। फिर जैसे इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई उसने एक ग्रुप और जोड़ दिया था, शून्य ग्रुप, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में कौन आ गया? हीलियम आ गया, नियोन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, जीनोन आ गया और रेडॉन आ गया। ऐसे उसने जीरो ग्रुप जोड़ दिया। ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे देखो, ये वो एलिमेंट है कौन कौन? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये वो 7 एलिमेंट है जो इनको उपवर्गों में डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में तो उपवर्ग जुड़ रहे हैं ना, इसलिए इनको सेतु तत्व कहा गया है। ये सारे के सारे आपके क्या है? ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व है। जनरली अपन ये मानते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप, जो आपस में विकर्ण संबंध देते हैं, वही सेतु तत्व है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के सेतु तत्व है। कौन? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज की। आई होप सबने बना लिया होगा, 18। फिर उसके मेंडलीव की बात कर रहे हैं। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन। अब मेंडलीव क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके एडवांटेज और देखें तो कई तत्व ऐसे थे जो उस समय नहीं खोजे गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को पहले ही उसने एक्सप्लेन कर दिया मेंडलीव ने, और अपनी आवर्सानी में उसके लिए खाली जगह छोड़ी, जिस वजह से उनकी खोज में क्या रही? थोड़ी आसानी रही। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में
उस समय अज्ञात तत्वों हेतु भी रिक्त स्थान छोड़े तथा उनके गुण धर्मों की पहले ही व्याख्या कर दी, जिससे उनकी खोज में आसानी रही, जिससे उन तत्वों को आसानी से खोजा गया, सहायता मिल गई एक प्रकार से। कैसे? जैसे उसने बोरोन के बाद में खाली जगह छोड़ी और उसका नाम दिया उसने एका बोरोन। एका का मतलब होता है सम्मान। एका का मतलब क्या होता है? सम्मान। मतलब बोरोन के बाद में अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ी और कहा कि एक ऐसा तत्व आएगा जिसके गुणधर्म बिल्कुल बोरोन के तरह ही होंगे, इसी प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा, केमिकल रिएक्शन भी ऐसी ही चलेंगे, भौतिक गुणधर्म भी इनके ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो फिर उस तत्व को खोजने में थोड़ी आसानी रही। एका बोरोन जो आधुनिक आवर्त सारणी में स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक है 21। क्लियर? उसके बाद में ऐसा ही उसने एक रेगिस्तान है एका एल्यूमिनियम छोड़ा। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जस्ट बाद में खाली स्थान छोड़ा, जिसको आजकल गैलियम के नाम से जाना जाता है। उसने कहा कि एल्यूमिनियम के बाद में एक ऐसा तत्व आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी, और वो कौन है आजकल? गैलियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 31। एक तत्व उसने जगह खाली छोड़ी एका सिलिकॉन। सिलिकॉन के जस्ट बाद में उस तत्व को आजकल जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 32। जिसका आपका परमाणु क्रमांक कितना है? 32। एक जगह खाली छोड़ी, उसको उसने कहा एका मैग्नीज। मतलब ऐसा तत्व है जिसके गुणधर्म बिल्कुल मैग्नीज जैसे होंगे, जिसको आजकल टेक्नीशियम 43 नंबर पे आता है। ये अर्ध मानव संश्लेषित तत्व है, अर्ध मानव निर्मित, या यूं कहें पहला तत्व है जो मानव निर्मित है। और कैसा है? पहला तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, प्रथम रेडियो एक्टिव तत्व है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये एडवांटेज थे किसके? मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में। कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार गलत प्रचलन में थे, उनको भी मेंडेलीव ने सही करके दिखाया। तो कुछ तत्वों के परमाणु भार गलत प्रचलन में थे, जिनका संशोधन भी मेंडेलीव ने किया। उनका परमाणु भार भी सही करके दिखाया। जैसे एग्जांपल है यूरेनियम, इंडेनियम, बेरिलियम, गोल्ड और प्लेटिनम। इनके गलत प्रचलन में थे, उनको सही किया। देखो परमाणुीय भार क्या होता है? परमाणुीय भार संयोजकता इनटू तुल्यांकी भार, ऐसे ही तो निकाला जाता है ना परमाणुीय भार। तो बेरिलियम क्या होता है? बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध रखता है।
जिसके कारण बेरिलियम को भी एल्यूमिनियम के समान त्रिसंयोजी माना जाता था। अतः इसका जो परमाणु भार होगा त्रिसंयोजी 3 और इसका तुल्यांकी भार कितना होता है 4.5। ऐसे ये कितना आ गया 13.5। ये तुल्यांकी भार किसका बेरिलियम का 4.5। तो ऐसे ही इसका परमाणु भार कितना आ गया 13.5। मेंडेलीव ने बताया कि मेंडेलीव्स ने बताया कि बेरिलियम द्विसंयोजी ही होता है। अतः और इस हिसाब से इसका परमाणु भार वो द्विसंयोजी से देखा जाएगा न कि त्रिसंयोजी से। और ये 4.5 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही इसने करेक्शन किए। ठीक है, इसी प्रकार ये अन्य एलिमेंट है जिनके करेक्शन किसने किए थे एटॉमिक मास के मेंडेलीव ने किए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंडेलीव, क्योंकि कई उस समय गलत प्रचलन कई धारणाएं ऐसी थी जिसको सही किया। समान गुण वालों को एक वर्ग में रखा, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी थी। अब ये तो थे इसके एडवांटेज, अब अपन बात करने वाले हैं इसकी कमियों की। इसको बना लो। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी कमियों की बात करें। कमियां, इसके जितने एडवांटेज थे कमियां भी हैं। पहली, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका। हाइड्रोजन की स्थिति तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी स्पष्ट नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी की भी कमी है ये। दूसरा, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका। देखो, समस्थानिक कौन से होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक ये तो होता है सेम, और परमाणु भार ये होता है डिफरेंट। ये समस्थानिक है। और मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थी, इसलिए समस्थानिकों को अलग अलग खाने मिलने चाहिए थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आरोही क्रम पर है, के आरोही क्रम पर आधारित है। इसके अनुसार समस्थानिकों को
एक ही खाने में रखना तर्क संगत नहीं है। एक ही खाने में रखना ये तर्क संगत नहीं था। कैसे? एग्जाम्पल ले लो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक निकाय, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, या इसको प्रोटियम बोल दो। एच के समस्थानिक है ये। तो देखा जाए इनका परमाणु क्रमांक तो सबका एक एक ही है, लेकिन परमाणु मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इनको 3 अलग अलग खाने मिलने चाहिए, एक ही खाना कैसे मिला? या ऐसे ही देखें, ओके समस्थानिक देख लो, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। तो इनका परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन परमाणु बार इनके तीनों के ही क्या है? अलग अलग। तो इनको एक साथ क्यों रखा? इनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी। जैसे कार्बन के समस्थानिक ले लो, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो दोनों के परमाणु क्रमांक तो सेम है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में देते तब तो एक खाना देना तर्क संगत था, लेकिन परमाणु भार तो इनका अलग है, फिर भी इनको एक ही खाने में रख रहे हैं, ये तर्क संगत नहीं है। तो ये कमी थी किसकी? इसकी। तीसरी कमी देखें, एनामोलस पेयर, असामान्य युग्म। असामान्य युग्म कैसे? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थी, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो परमाणु भार के घटते हुए क्रम में आ गए। कैसे? देखो, आर्गन और पोटेशियम की बात करें तो ये 18 नंबर पे आता है, ये 19। इसका परमाणु भार है 39.9 और इसका 39.1। तो पीरियोडिक टेबल में देखा जाए ना मेंडलीव की में, तो पहले आर्गन को जगह मिली है, फिर पोटेशियम को मिली है। लेकिन अगर मेंडलीव के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले पोटेशियम को जगह मिलनी चाहिए थी, फिर आर्गन को जगह मिलनी चाहिए थी। इसी प्रकार अपन बात करें टेलुरियम और आयोडीन की, ये 53 पे आता है, ये 52 पे आता है। इसका 127.5 है और इसका 127 है। यहां पे अगर देखा जाए तो ये परमाणु क्रमांक के अनुसार तो सही रख दिए उसने, लेकिन वो तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा था। उसके अकॉर्डिंग बात करो तो पहले आयोडीन को जगह मिलनी चाहिए थी, ये उसका ड्रॉबैक है। समझ रहे हो आप चीजों को? जैसे थोरियम का ले लो, ये 90 पे आता है, ये 91 पे। तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन परमाणु भार की बात करें, इसका 232 है और इसका 231 है। तो कहां तक ये तर्क संगत है? ये बात भी गलत है। समझ रहे हो आप चीजों को? या जैसे कोबाल्ट और निकल का ले लें, तो ये 27 पे आता है, 28 परमाणु क्रमांक से तो ये बात सही थी। समझ रहे हो? लेकिन ये कहां तक तर्क संगत है? इसका होता है 58.9 और इसका 58.6। तो ये कहां तक तर्क संगत है? मतलब ये ऐसा माने वो गुणधर्म है, ऐसा माने पेयर है अब नो, जहां पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम की व्याख्या नहीं हो रही है। तो ये भी इसकी कमी है। इसके अलावा देखें, बिन गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। यह भी इसकी कमी है। कैसे? जैसे मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, एजी, सीजियम, एयू, तो आप इसको समझने की कोशिश करो। इन सबको पहले वर्ग में रखा, हालांकि ये फर्स्ट ए है और ये फर्स्ट बी है, लेकिन वर्ग पहले में ही है दोनों। अब ये तो है मोर रिएक्टिव,
और ये आपके हैं लेस रिएक्टिव। तो ये भी कोई तर्क संगत नहीं है। ऐसे बहुत सी चीजें थी जो उसकी कमियां भी थी, लेकिन एडवांटेज उसके ज्यादा थे। एडवांटेज उसका यही देख लो, वो आधुनिक आवर्त सारणी से देखो बहुत ज्यादा मिलती हुई थी, समझ रहे हो। तो ये कुछ एक चीजें थी जिनकी वजह से मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया है। और जितने भी मॉडल आए उनमें से सबसे ठीक यही था अब तक का। क्लियर। ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा अपने होमवर्क ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपका स्टेज फर्स्ट के भाग 1 का 6वां 7वां क्वेश्चन और भाग B का 11वां। ये सिर्फ आपको ये चीजें आप रिवाइज कर सको, इसको एंगेज करने के लिए है। बाकी एक्चुअली क्वेश्चन अपने कल के टॉपिक से शुरू होंगे, लेक्चर 3 से, क्योंकि इंट्रोडक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन जेईई में आज तक आए तो है नहीं। फिर भी आप इसको अच्छे से तैयार करना। ओके, थैंक यू।